सेमिनार के 6ठे संस्करण में उपस्थित तमाम आयोजक और सम्मानित मंच और मेरे सहपाठियों, सभी को मेरी ओर से आज के इस आयोजन के लिए साधुवाद, सही जोहार। और जिस तरह से हम लोग आज के आयोजन को लेके लगे हुए थे पिछले कई दिनों से, और हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि विस्थापन के बिंदुओं पर एक शोध पत्र तैयार कर उस पर जो है आपको बोलना है और हमें उस चीज से अवगत कराना है। तो एक ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शोध है जिस पे मैं ऑन फील्ड काम भी कर रहा हूँ और उस दर्द को झेल भी रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है इच्छा करकई डैम, जो हमारा शीर्षक भी है इच्छा करकई डैम, आदिवासियों मूलवासियों के अस्मिता, अस्तित्व और पहचान की लड़ाई। ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी अस्मिता, अस्तित्व और पहचान रखा है। और मैं इस शोध पत्र को ही पढ़ के बताता हूँ। सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना इच्छा करकई डैम, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला अविभाजित सिंहभूम संविधान आदेश 9 अनुसूचित क्षेत्र भाग खा, राज्य आदेश 1950 26 जनवरी 1950 के पहली अनुसूचित है विनिर्दिष्ट भाग खा राज्य समूह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, मद्रास से बाहर रखा गया। संविधान के 5वीं अनुसूची में अंतर स्थापित स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य अनुसूचित क्षेत्र के तहत संरक्षित जिला है, जिसे भारत का संविधान लागू होने से पूर्व शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1870 के तहत छोटनागपुर प्रमंडल के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत विधीय शक्तियों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। छोटनागपुर संथाल परगना अष्टो एशियाटिक एवं द्रविड़ भाषा परिवार समूह के मूल आदिवासियों का मूल निवास स्थान है। इस भाषा परिवार समूह हो मुंडा, संथाल, भूमिज, उरांव आदि के आदि पूर्वजों ने ही जंगल से कृषि योग्य जमीनें बनाई एवं बसाए तथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं से विविध निपटने से रूढ़ी या प्रथा द्वारा स्थापित सुशासित एवं स्वशासित ग्राम स्वशासन व्यवस्था को स्थापित किया। आदिवासियों ने आदि पूर्वजों ने अपनी ग्राम व्यवस्था जल, जंगल एवं जमीन और सामुदायिक स्वामित्व को बनाए रखने तथा अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए राजाओं, जमींदारों, साहूकारों एवं ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन व्यवस्था के विरुद्ध स्वतंत्र संग्राम किया। परिणाम स्वरूप 1833 को बंगाल रेगुलेशन 13/1833 पारित कर तत्कालीन छोटनागपुर संथाल परगना को ब्रिटिश सरकार ने अपने ब्रिटिश डोमिनियन बंगाल प्रेसिडेंसी, असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत से प्रशासन क्षेत्र से बाहर रखा और इसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर में संरक्षित किया था तथा 1874 को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 14/1874 पारित कर इसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के माध्यम से केंद्र में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल ऑफ क्षेत्राधिकार में संरक्षित किया तथा वह संवैधानिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक एवं नियंत्रण के मामले में गवर्नर जनरल इन काउंसिल से बगैर परामर्श के कोई विधि बनाई नहीं जाएगी। छोटनागपुर संथाल परगना ने आदिवासियों एवं खुटकाटी रैयतों का ग्राम संस्थापकों के वंशजों के जल, जंगल, जमीन और स्वशासन व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए बंगाल रेगुलेशन 3/1872 के तहत संथाल परगना कष्टकरी अधिनियम 1872 तथा बंगाल रेगुलेशन 6/1908 के तहत छोटनागपुर कष्टकरी अधिनियम 1908 पारित कर खुटकाटी अधिकार प्राप्त रैयत एवं आदिवासियों को भू संपदा का वास्तविक मालिक स्वीकार किया, जो हर सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के स्वतः प्रमाणित होता है।
आदिवासी समाज का अस्तित्व संरक्षित रहे, आदिवासी के बाद आदिवासी समाज के लोगों का पुनः शोषण ना हो, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी तथा प्रातः विधि एवं संचालित ग्राम स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखने में कामयाब हो। इस हेतु अनुसूचित क्षेत्रों एवं पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज को संविधान का अनुच्छेद 244 एक पंचायत 5वीं अनुसूची में अंतर स्थापित किया, जिसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण संविधान अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं परामर्श देने के लिए गठित मंत्री परिषद के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि 5वीं अनुसूची पारा 4A के तहत गठित जनजाति प्रबंधन परिषद, जिसे हम लोग TSC बोलते हैं, के माध्यम से होगा। इससे बगैर परामर्श के लिए एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पूर्व अनुमति लिए बगैर अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में राज्यपाल को विनियम बनाने की शक्ति नहीं है। झारखंड में संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत गठित विधानसभा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए आदिवासी जनप्रतिनिधियों तथा संविधान के अनुच्छेद 163A के तहत गठित मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधान मुख्यमंत्री तथा अनुच्छेद 164A के तहत नियुक्त कल्याण मंत्री एवं विधानसभा के 15 सदस्यों को झारखंड जनजाति परिषद का सदस्य मनोनीत कर संघीय ढांचा का उल्लंघन किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची में संरक्षित एवं विनियम बनाने वाली संस्था को सरकार के अधीन एक सलाह देने वाली समिति बनाकर रखा गया, ताकि सरकार द्वारा पारित कानून, अधिनियम, प्राधिकार अनुसूचित क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सके, आदिवासियों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा सके तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उपनिवेश कानूनों को लागू किया जा सके। ये थे कुछ कानूनी प्रावधान जो हमें इस क्षेत्र में मिले। अब आते हैं जिस डैम की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस कुजू डैम की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जिस महान शख्सियत ने अपनी शहादत देके देशभक्त और मातृभूमि प्रेमी वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया ने इस आंदोलन को लेके किस तरह से अपना नेतृत्व के बल पे इसको रोकने का काम किया, जो कि वर्तमान में अभी भी रुका हुआ है। इच्छा करकई बांध से प्रभावित खुंटखटी 87 मौजा संविधान आदेश 9 अनुसूचित क्षेत्र भाग खा राज्य आदेश 1950 तथा संविधान आदेश 109 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात आदेश 1977 के तहत 5वीं में संरक्षित जिला पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला कस्बा होते हुए छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम विल्किंसन रूल तथा 5वीं अनुसूची के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए बिना जनजाति सलाहकार परिषद बिहार राज्य से परामर्श लिए पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नीलमणि राउत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बासु ने नई दिल्ली में 7 अगस्त 1978 को असंवैधानिक तरीके से संघीय ढांचा का उल्लंघन करते हुए त्रिपक्षीय समझौता किया तथा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संरक्षित अनुसूचित क्षेत्र सिंहभूम जिला में संविधान अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्ति का अवैध विस्तार एवं इच्छा करके बांध निर्माण को शुरू किया। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में ग्राम कुजू, मौदी और जयपुर के समीप करगई नदी एवं निर्माणाधीन बांध का सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना इच्छा करकई बांध एवं कुजू डैम कहा जाता है। यह तत्कालीन सिंहभूम और वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला कस्बा जिला में अवस्थित है। यह बांध सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना 3 हिस्सों में विभक्त है। पहला करकई बांध कुजू डैम, दूसरा चांडिल डैम और तीसरा गालूडी बराज, जिसमें 2 अभी रेडी हो चुके हैं। चांडिल डैम और गालूडी बराज ये पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी कुजू डैम निर्माणाधीन है। इन तीनों
बांध की नींव 1978 पर रखी गई थी, जिसमें से चांडिल और गालुडी बराज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि कुजू डैम प्रगत ग्रामीणों के द्वारा विरोध के कारण निर्माणाधीन है। 1978 में इच्छा करकई डैम नींव रखे जाने के बाद 1980 तक में 10% निर्माण कार्य हुआ था, परंतु 80 के दशक में भारतीय सेना के पूर्व नायब सूबेदार राम नारायण कलुंडिया उर्फ गंगाराम कलुंडिया का उग्र आंदोलन ने बिहार सरकार को अपनी हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। 1965 में इंडिया पाक युद्ध के वीर 16 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद अपनी मातृभूमि के लिए इच्छा करकई बांध संघर्ष समिति बनाकर प्रभावित क्षेत्र में आंदोलन को शुरू किया तथा मजबूती के साथ नेतृत्व किया। समिति के अध्यक्ष जयपाल देवगन और खुद महासचिव बने। देशभक्ति का जज्बा उनमें कुट कर भरी थी। गंगाराम कलुंडिया गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को आंदोलन के लिए एकजुट कर आंदोलन की रणनीति बनाते थे। गंगाराम अविभाजित सिंहभूम ग्राम तिलीगड़ा में 20 फरवरी 1942 में जन्म लिए थे। 3 भाइयों में और सबसे छोटे थे। बिहार रेजिमेंट में जेसी 72487 नायब सूबेदार पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। भारतीय सेना में 16 साल की लंबी सेवा के बाद 1976 में उन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर स्वदेश वापस लौटे। कोल्हान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना बननी थी। यह बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा संयुक्त समझौता के तहत बन रही थी। यह वीर गंगाराम कलुंडिया को गवारा नहीं था। जमीन के बदले जमीन लेने की थी। लोगों के मन में शुरुआती दिनों में ही इच्छा डैम के विरुद्ध गुस्सा था। कोल्हान में 22 जुलाई 1981 को दिसुम गुरु शिबू सोरेन की जनसभा होती है और शिबू सोरेन उस सभा में घोषणा करते हैं कि इच्छा करकई बांध के विरुद्ध जो भी लड़ाई जा रही है उसका वे समर्थन करते हैं। वे खुद भी इस लड़ाई को नेतृत्व करते हुए आगे ले जाएंगे। शिबू सोरेन जी के इस घोषणा से प्रभावित विस्थापित ग्रामीण काफी उत्साहित थे। इस सभा में गंगाराम कलुंडिया की मौजूद थे। गुरुजी ने इस उद्घोष ने उनके दिलो दिमाग में कई ऊर्जा डाल दी। जनसभा से लौटते समय डैम साइट पर आदिवासी ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। गुरुजी के घोषणा से आंदोलनरत ग्रामीणों को यह ताकत मिल चुकी थी कि इच्छा करकई बांध संघर्ष समिति मजबूत संगठन के रूप में उभर चुकी थी। इस आंदोलन में उनके परम मित्र सिद्धियों लगातार अलग अलग तरह से हमले कर रहे थे और अपने आंदोलन को आगे ले जा रहे थे। 19 अगस्त 1981 को चलियामा साइट पर हमला होने के बाद डैम निर्माण कार्य कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और कुशल नेतृत्व के रूप में गंगाराम कलुंडिया का कर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ग्रामीण जरूर उनका विरोध कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग तत्कालीन सांसद बाबू सुमरे जी के समर्थक थे, जो ये नहीं चाहते थे कि इनका विरोध हो। इसके बावजूद बड़ी संख्या में गंगाराम कलुंडिया के समर्थक साथ थे। उन्होंने चेतावनी जारी कर रखी थी कि साइट पर असहयोग आंदोलन चलेगा। कोई भी तेलाई साइट पर मजदूरी नहीं करेगा। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से बिहार सरकार चिंतित थी। सिंहभूम के उपायुक्त के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी थी। उपायुक्त ने मानकी मुंडा की बैठक बुलाई। बैठक में गंगाराम भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। उपायुक्त मानकी मुंडा और स्थानीय नेताओं को बहुत समझाया कि डैम के बनने से क्या क्या फायदे होंगे, किंतु गंगाराम कलुंडिया समेत कोई भी उपायुक्त की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। अब प्रशासन किसी भी कीमत पर गंगाराम पर नकेल कसने की तैयारी करने में लगा था, पर उसके खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही थी उन्हें गिरफ्तार करने में। बांध विरोधी डैम के विरुद्ध सीधी कार्रवाई पर उतारू हो चुके थे। दिसंबर 1981 में लोहरगढ़ के डैम निर्माण साइट पर सिद्धियों के नेतृत्व में हमला बोला गया। गंगाराम के खिलाफ प्रशासन ठेकेदारों में काफी गुस्सा था।
और ये कंटिन्यू उनके खिलाफ ये विरोध बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच 22 मार्च 1982 को एक घटना घटित हुई। राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम बीटा के पास डैम सर्वे कर रहे 3 जूनियर इंजीनियर और 2 ठेकेदार का अपहरण सीडीओ और ग्रामीणों के द्वारा कर लिया गया और इनको कुलाबुरु के चिरची जंगल में ले जाकर सारे कपड़े उतार कर शरीर और मलद्वार पे बिल्वा तेल डाल दिया गया था। ये आंदोलन काफी उग्र था उस समय। फिर सभी को कुलाबुरु के चिरची जंगल में छोड़ दिया गया चेतावनी देकर, और यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गंगाराम के खिलाफ राजनगर थाना में कांड संख्या 8 1982 धारा 147, 148, 149, 342, 323, 332, 379 और 26 IPC धारा के दर्ज कर लिया गया। जबकि उक्त घटना में गंगाराम कलुंडिया शामिल नहीं थे, ये पुलिस भी बारी बातें जानती थी तथा इस मौके को पुलिस किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। 2 अप्रैल 1982 को रामनवमी के कारण सीआरपीएफ निर्माण स्थल से हटा दिया गया था। शहर इलाका में इसकी ड्यूटी लगाई गई। गंगाराम ने इसी दिन अपने गांव इलीगढ़ा में जनसभा बुलाई तथा सभा में लगभग 500 से अधिक लोग एकत्रित हुए। सभा के पश्चात पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीण और आदिवासियों ने चलियामा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान सीआरपीएफ ने ग्रामीणों को खदेड़कर तथा 12 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। तब भी गंगाराम कलुंडिया उनके हाथ नहीं लगे। उनके विरुद्ध और एक आपराधिक मामला राजनगर थाना कांड संख्या 13 1982 दर्ज किया गया था। पुलिस की मंशा थी कि जितनी भी घटनाएं इस क्षेत्र में घटित हो, उन सभी कांड में गंगाराम कलुंडिया को अभियुक्त बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भी कानूनी अड़चन या बाधा ना बन सके। 2 अप्रैल की घटना के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसरों की बैठक होती है चाईबासा में और तय हुआ कि किसी भी हाल में गंगाराम कलुंडिया को गिरफ्तार करना है और इस आंदोलन को दबाना है। उनके खिलाफ कई थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट में कुर्की जब्ती तथा आदेश जल्दीबाजी में जारी कर लिया गया था। गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सीपी मंडल ने जेपी चतुर्वेदी को दंडाधिकारी नियुक्त किया था। अब आते हैं उस दिन जिस दिन ये काफी घमासान हुआ था। 4 अप्रैल 1982 रविवार का दिन था और तड़के 3 बजे गंगाराम को गिरफ्तार करने के लिए 2 प्लाटून सीआरपीएफ, जिला पुलिस के 21 जवान और बीएमपी के जवान 9 वाहनों पर सशस्त्र बल के साथ सवार होकर तुईबीर बरकुंडिया होते हुए तुंजमना पहुंचे। पुलिस बल की अगुवाई डीएसपी डीके कुजूर कर रहे थे। तुंजमना से सशस्त्र पुलिस दल बल के साथ इलीगढ़ कच्ची सड़क और खेत के रास्ते पैदल ही निकल पड़ी। अंधेरे के सन्नाटे में गांव पहुंचकर घर के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। घर के दरवाजे में जोर से धक्का देकर खोलने को कहा गया। वीर बहादुर फौजी हाथ में तलवार लेकर दरवाजा खोलने को आगे बढ़े ही थे कि उनकी धर्मपत्नी बीरन कुई ने रोकने की उन्हें भरपूर कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पहले ही मोर्चा संभाली हुई पुलिस ने उन्हें चेहरे पर तीव्र टॉर्च की चौंधिया देने वाली प्रकाश से के आड़ में उनके पैर में गोलियां मारी, जिससे वो घायल हो गए। बीरन कुई अनंत फनन में चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर पुलिस के डर से कोई भी सामने नहीं आया। इधर उधर लोगों को भागते चिल्लाते और अपनी मदद की गुहार लगाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद गंगाराम कलुंडिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर पैदल ही पकड़कर राइफल के कुंदे से मारते हुए पीटते हुए तुंजमना की ओर ले जाया गया। गोली की आवाज सुन ग्रामीण जाग चुके थे। पुलिस कर्मियों के डर से किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। तब तक तुंजमना उरांव साई कंदामाना गुरु के पास आंदोलनकारियों और ग्रामीणों की भीड़ जुट चुकी थी। पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। इसी दौरान 5 राउंड फायरिंग हुई और पुलिस द्वारा ग्रामीणों के तितर बितर कर गंगाराम को वहां से निकलने में सफल रही। आंदोलनकारियों ने
रोकने की भरपूर कोशिश की पर विफल रहे। पुलिस को रोकने में महिलाओं ने नारी शक्ति का परिचय देते हुए पुलिस जीप पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र बुड़िवली के अनुसार उस दिन सुबह बरकुंडिया से कई पुलिस गाड़ियां पार होते हुए देख नगाड़ा की डुगडुगी की आवाज पर सभी ग्रामीण आंदोलनकारी कांदा मांदा गुरु के पास एकत्रित हुए थे। अपने वीर योद्धा को छुड़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों से लैस दोनों पक्षों में काफी गर्मागर्मी तानातानी हुई। जब पुलिस की ओर से गोलियां चली तो भगदड़ मच गया और उन्होंने खेत के आड़ में लेटकर अपनी जान बचाई थी। इस क्रम में बरकुंडिया नदी के पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। दिन भर क्षेत्र में आंदोलनकारियों और ग्रामीणों ने अपने गंगाराम को बचाने की भरपूर कोशिश में लगे रहे। अलग अलग माध्यम से उनका पता लगाते रहे पर कहीं भी उनका पता नहीं चला। सड़क अवरुद्ध होने के कारण जीकपानी होते हुए शाम को एसपी रणदीप शर्मा अनुमंडल पदाधिकारी से सीपी मंडल इलीगढ़ पहुंचकर वर्तमान परिस्थिति का जायजा लिया तथा बिरनपुरी से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेते हैं। तब तक किसी को भी भनक नहीं थी कि लगने नहीं दिया गया था कि गंगाराम कलुंडिया शहादत को प्राप्त हो चुके थे। घटना स्थल से वापस लौटते हुए ग्रामीण लंकेश्वर कलुंडिया को पास बुलाकर एसपी ने बताया कि गंगाराम कलुंडिया उर्फ रामनारायण कलुंडिया की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर से आश्चर्यचकित और सन्न रह गए थे। पूरे कुल्हान में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस द्वारा निर्मम हत्या कर गंगाराम के शव को टोंटो गांव में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जब उनके शव को गांव लाया गया तब उनके शरीर पूरी तरह से सूजा हुआ एवं फुला हुआ था। चेहरा और आंखें छत विचत अवस्था में थी। शरीर के महत्वपूर्ण अंग गायब थे। यह देख आंदोलनकारी साथी और ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। अपने वीर योद्धा गंगाराम को नम आंखों से ग्रामीणों एवं रिश्तेदारों ने अंतिम विदाई पारंपरिक हो रीति रिवाज एवं उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव जलने के पश्चात उनके अवशेष से गोलियां और लोहे के टुकड़े बरामद किए गए, जिससे प्रतीत होता है कि गंगाराम कलुंडिया के प्रति प्रशासन का रवैया कितना क्रूर एवं घातक था। कहा जाता है कि गंगाराम और संघ के विरोधी रहे ग्राम मोदी के बोटादेव गांव में पुलिस मुखबिर बनकर संघ के राजनीति और गुप्त जानकारियां प्रशासन को देते थे, जिससे पुलिस को संघ और गंगाराम की गतिविधियों का पता चल गया तथा देश प्रेम और मातृभूमि के वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी बिरनपुरी और पुत्री जानकी कुई को छोड़ गए। बेटी जानकी का विवाह ग्राम बूता वर्तमान में समाजसेवी बूता ग्राम निवासी समाजसेवी अशोक सुंडी से हुई थी। अप्रैल माह 1985 को बेटी जानकी का प्रसव पीड़ा के दौरान स्वर्गवास हो गया। 2022 को पत्नी जानकी कुई की स्वाभाविक मृत्यु इलीगढ़ में हुई और उनके शव को गंगाराम जी के समाधि के बगल में हो समाज रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया। आज भी गंगाराम की महान आत्मा के शहादत दिवस 4 अप्रैल को उनके शहीद वेदी पर स्मरण स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा अलंकृत सम्मान पत्र, सेना से प्राप्त मेडल, गोलियां और लोहे के टुकड़ों को प्रदर्शनी के रूप में हम लोग देख सकते हैं और प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। 1965 युद्ध के हीरो दीर्घ सेवा पदक, 25वां स्वतंत्रता दिवस पदक, हिमालय सैन्य पदक, संग्राम पदक, राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा 1965 रक्षा पदक से अलंकृत वीर शहीद गंगाराम उर्फ रामनारायण कलुंडिया को हर वर्ष 4 अप्रैल को उनके वीरता और संघर्षों के लिए याद किया जाता रहा है। हालांकि कलंतर में बिहार सरकार के द्वारा विशेष कार्रवाई के अंतर्गत गंगाराम कलुंडिया को फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, परंतु उनके शहादत के बाद भी आंदोलन का सिलसिला नहीं था। उनके शहादत के बाद अध्यक्ष शिवचरण अल्डा, उपाध्यक्ष साधोपुर्ती और महासचिव शंकर सुंडी के नेतृत्व में इचा करकई बांध खुलान क्षेत्र विस्थापित संघ के बैनर तले आंदोलन चला। कुछ समय के बाद में इच्छा करकई
बाल विरोधी संघ कुलाम का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शिवचरण अल्ला, उपाध्यक्ष साधु कुर्ती, महासचिव शंकर संधि और कोषाध्यक्ष विश्वनाथ बाड़ा को बनाया गया। इस दौरान ड्यूब क्षेत्र लोगों को डैम ने उनके दिलो दिमाग में कई ऊर्जा डाल दी। जनसभा से लौटते समय डैम साइट पर आदिवासी ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। गुरुजी के घोषणा से आंदोलनरत ग्रामीणों को यह ताकत मिल चुकी थी कि इच्छा करकई बांध संघर्ष समिति मजबूत संगठन के रूप में उभर चुकी थी। इस आंदोलन में उनके परम मित्र सिद्धिदेव लगातार अलग अलग तरह से हमले कर रहे थे और अपने आंदोलन को आगे ले जा रहे थे। 19 अगस्त 1981 को चलियामा साइट पर हमला होने के बाद डैम निर्माण कार्य कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और कुशल नेतृत्व के रूप में गंगाराम कलुंडिया का कर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ग्रामीण जरूर उनका विरोध कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग तत्कालीन सांसद बाबू सुमरे जी के समर्थक थे, जो ये नहीं चाहते थे कि इनका विरोध हो। इसके बावजूद बड़ी संख्या में गंगाराम कलुंडिया के समर्थक साथ थे। उन्होंने चेतावनी जारी कर रखी थी कि साइट पर असहयोग आंदोलन चलेगा, कोई भी तेलाई साइट पर मजदूरी नहीं करेगा। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से बिहार सरकार चिंतित थी। सिंहभूम के उपायुक्त के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी थी। उपायुक्त ने मानकी मुंडा की बैठक बुलाई। बैठक में गंगाराम भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। उपायुक्त मानकी मुंडा और स्थानीय नेताओं को बहुत समझाया कि डैम के बनने से क्या क्या फायदे होंगे, किंतु गंगाराम कलुंडिया समेत कोई भी उपायुक्त की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। अब प्रशासन किसी भी कीमत पर गंगाराम पर नकेल कसने की तैयारी करने में लगा था, पर उसके खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही थी उन्हें गिरफ्तार करने में। बांध विरोधी डैम के विरुद्ध सीधी कार्रवाई पर उतारू हो चुके थे। दिसंबर 1981 में लोहरगढ़ के डैम निर्माण साइट पर सिद्धिदेव के नेतृत्व में हमला बोला गया। गंगाराम के खिलाफ प्रशासन ठेकेदारों में काफी गुस्सा था और ये कंटिन्यू उनके खिलाफ ये विरोध बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच 22 मार्च 1982 को एक घटना घटित हुई। राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम बीटा के पास डैम सर्वे कर रहे 3 जूनियर इंजीनियर और 2 ठेकेदार का अपहरण सिद्धिदेव और ग्रामीणों के द्वारा कर लिया गया और इनको कुलाबुरु के चिरची जंगल में ले जाकर सारे कपड़े उतार कर शरीर और मलद्वार पे बिल्वा तेल डाल दिया गया था। ये आंदोलन काफी उग्र था उस समय। फिर सभी को कुलाबुरु के चिरची जंगल में छोड़ दिया गया चेतावनी देकर और यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गंगाराम के खिलाफ राजनगर थाना में कांड संख्या 8 1982 धारा 147, 148, 149, 342, 323, 332, 379 और 26 IPC धारा के दर्ज कर लिया गया। जबकि उक्त घटना में गंगाराम कलुंडिया शामिल नहीं थे, ये पुलिस भी बारी बातें जानती थी तथा इस मौके को पुलिस किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। 2 अप्रैल 1982 को रामनवमी के कारण CRPF निर्माण स्थल से हटा दिया गया था। शहर इलाका में इसकी ड्यूटी लगाई गई। गंगाराम ने इसी दिन अपने गांव इलीगढ़ा में जनसभा बुलाई तथा सभा में लगभग 500 से अधिक लोग एकत्रित हुए। सभा के पश्चात पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीण और आदिवासियों ने चलियामा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान CRPF ने ग्रामीणों को खदेड़कर तथा 12 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। तब भी गंगाराम कलुंडिया उनके हाथ नहीं लगे। उनके विरुद्ध और एक आपराधिक मामला राजनगर थाना कांड संख्या 13 1982 दर्ज किया गया था। पुलिस की मंशा थी कि जितनी भी घटनाएं इस क्षेत्र में घटित हो, उन सभी कांड में गंगाराम कलुंडिया को अभियुक्त बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई भी कानूनी अड़चन या बाधा ना बन सके। 2 अप्रैल की घटना के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसरों की बैठक होती है चाईबासा में
और तय हुआ कि किसी भी हाल में गंगाराम कलुंडिया को गिरफ्तार करना है और इस आंदोलन को दबाना है। उनके खिलाफ कई थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई, कोर्ट में कुर्की जब्ती तथा आदेश जल्दीबाजी में जारी कर लिया गया था। गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सीपी मंडल ने जेपी चतुर्वेदी को दंडाधिकारी नियुक्त किया था। अब आते हैं उस दिन जिस दिन ये काफी घमासान हुआ था। 4 अप्रैल 1982 रविवार का दिन था और तड़के 3 बजे गंगाराम को गिरफ्तार करने के लिए 2 प्लाटून सीआरपीएफ, जिला पुलिस के 21 जवान और बीएमपी के जवान 9 वाहनों पर सशस्त्र बल के साथ सवार होकर तुईबीर बरकुंडिया होते हुए तुंजमना पहुंचे। पुलिस बल की अगुवाई डीएसपी डीके कुजूर कर रहे थे। तुंजमना से सशस्त्र पुलिस दल बल के साथ इलीगढ़ कच्ची सड़क और खेत के रास्ते पैदल ही निकल पड़ी। अंधेरे के सन्नाटे में गांव पहुंचकर घर के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। घर के दरवाजे में जोर से धक्का देकर खोलने को कहा गया। वीर बहादुर फौजी हाथ में तलवार लेकर दरवाजा खोलने को आगे बढ़े ही थे कि उनकी धर्मपत्नी बीरन कुई ने रोकने की उन्हें भरपूर कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पहले ही मोर्चा संभाली हुई पुलिस ने उन्हें चेहरे पर तीव्र टॉर्च की चौंधिया देने वाली प्रकाश से के आड़ में उनके पैर में गोलियां मारी, जिससे वो घायल हो गए। बीरन कुई अनंत फनन में चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर पुलिस के डर से कोई भी सामने नहीं आया। इधर उधर लोगों को भागते चिल्लाते और अपनी मदद की गुहार लगाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद गंगाराम कलुंडिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर पैदल ही पकड़कर राइफल के कुंदे से मारते हुए पीटते हुए तुंजमना की ओर ले जाया गया। गोली की आवाज सुन ग्रामीण जाग चुके थे। पुलिस कर्मियों के डर से किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। तब तक तुंजमना उरांव साई कंदामांदा गुरु के पास आंदोलनकारियों और ग्रामीणों की भीड़ जुट चुकी थी। पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। इसी दौरान 5 राउंड फायरिंग हुई और पुलिस द्वारा ग्रामीणों के तितर बितर कर गंगाराम को वहां से निकलने में सफल रही। आंदोलनकारियों ने रोकने की भरपूर कोशिश की पर विफल रहे। पुलिस को रोकने में महिलाओं ने नारी शक्ति का परिचय देते हुए पुलिस जीप पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र बुड़ीवली के अनुसार उस दिन सुबह बरकुंडिया से कई पुलिस गाड़ियां पार होते हुए देख नगाड़ा की डुगडुगी की आवाज पर सभी ग्रामीण आंदोलनकारी कांदामांदा गुरु के पास एकत्रित हुए थे। अपने वीर योद्धा को छुड़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों से लैस दोनों पक्षों में काफी गर्मागर्मी तानातानी हुई। जब पुलिस की ओर से गोलियां चली तो भगदड़ मच गया और उन्होंने खेत के आड़ में लेटकर अपनी जान बचाई थी। इस क्रम में बरकुंडिया नदी के पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। दिन भर क्षेत्र में आंदोलनकारियों और ग्रामीणों ने अपने गंगाराम को बचाने की भरपूर कोशिश में लगे रहे। अलग अलग माध्यम से उनका पता लगाते रहे, पर कहीं भी उनका पता नहीं चला। सड़क अवरुद्ध होने के कारण जीकपानी होते हुए शाम को एसपी रणदीप शर्मा अनुमंडल पदाधिकारी से सीपी मंडल इलीगढ़ पहुंचकर वर्तमान परिस्थिति का जायजा लिया तथा बीरन कुई से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेते हैं। तब तक किसी को भी भनक नहीं थी कि लगने नहीं दिया गया था कि गंगाराम कलुंडिया शहादत को प्राप्त हो चुके थे। घटना स्थल से वापस लौटते हुए ग्रामीण लंकेश्वर कलुंडिया को पास बुलाकर एसपी ने बताया कि गंगाराम कलुंडिया उर्फ रामनारायण कलुंडिया की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर से आश्चर्यचकित और सन्न रह गए थे। पूरे कुल्हान में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस द्वारा निर्मम हत्या कर गंगाराम के शव को टोंटो गांव में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जब उनके शव को गांव लाया गया तब उनके शरीर पूरी तरह से सूजा हुआ एवं फूला हुआ था। चेहरा और आंखें छत विचत अवस्था में थी। शरीर के महत्वपूर्ण अंग गायब थे। यह देख आंदोलनकारी साथी और ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। अपने वीर योद्धा गंगाराम को नम आंखों से ग्रामीणों एवं रिश्तेदारों ने अंतिम विदाई पारंपरिक हो रीति रिवाज एवं उनका अंतिम संस्कार किया गया।
शव जलने के पश्चात उनके अवशेष से गोलियां और लोहे के टुकड़े बरामद किए गए, जिससे प्रतीत होता है कि गंगाराम कलुड़िया के प्रति प्रशासन का रवैया कितना क्रूर एवं घातक था। कहा जाता है कि गंगाराम और संघ के विरोधी रहे ग्राम मोदी के बोटादेव गांव में पुलिस मुखबिर बनकर संघ के राजनीति और गुप्त जानकारियां प्रशासन को देते थे, जिसे पुलिस को संघ और गंगाराम की गतिविधियों का पता चल गया तथा देश प्रेम और मातृभूमि के वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी वीरांकुई और पुत्री जानकी कुई को छोड़ गए। बेटी जानकी का विवाह ग्राम भूता वर्तमान में समाजसेवी भूता ग्राम निवासी समाजसेवी अशोक सुंडी से हुई थी। अप्रैल माह 1985 को बेटी जानकी का प्रसव पीड़ा के दौरान स्वर्गवास हो गया। 2022 को पत्नी जानकी कुई की स्वाभाविक मृत्यु इलीगढ़ा में हुई और उनके शव को गंगाराम जी के समाधि के बगल में हो समाज रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया। आज भी गंगाराम की महान आत्मा के शहादत दिवस 4 अप्रैल को उनके शहीद वेदी पर स्मरण स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा अलंकृत सम्मान पत्र, सेना से प्राप्त मेडल, गोलियां और लोहे के टुकड़ों को प्रदर्शनी के रूप में हम लोग देख सकते हैं और प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शन किया जाता रहा है। 1965 युद्ध के हीरो दीर्घ सेवा पदक, 25वां स्वतंत्रता दिवस पदक, हिमालय सैन्य पदक, संग्राम पदक, राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा 1965 रक्षा पदक से अलंकृत वीर शहीद गंगाराम उर्फ रामनारायण कलुड़िया को हर वर्ष 4 अप्रैल को उनके वीरता और संघर्षों के लिए याद किया जाता रहा है। हालांकि कलंतर में बिहार सरकार के द्वारा विशेष कार्रवाई के अंतर्गत गंगाराम कलुड़िया को फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, परंतु उनके शहादत के बाद भी आंदोलन का सिलसिला नहीं था। उनके शहादत के बाद अध्यक्ष शिवचरण अल्ला, उपाध्यक्ष साधोपुर्ती और महासचिव शंकर सुंडी के नेतृत्व में इचा करकई बांध खुलान क्षेत्र विस्थापित संघ के बैनर तले आंदोलन चला। कुछ समय के बाद में इच्छा करकई बांध विरोधी संघ खुलान का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शिवचरण अल्ला, उपाध्यक्ष साधोपुर्ती, महासचिव शंकर सुंडी और कोषाध्यक्ष विश्वनाथ बाड़ा को बनाया गया। इस दौरान डूब क्षेत्र लोगों को डैम के विरुद्ध आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। फिर से संघ में फेरबदल करते हुए अध्यक्ष साधोपुर्ती, संयोजक दस्कन कुदादा को बनाया गया। मरकंडे बारी, सलुका बारी, डोबरा बुड़ीउली, गुलिया कुदादा, साधुचरण बुड़ीउली और आंदोलनकारी 87 गांव के हित में लगातार आंदोलनरत रहे। काम रोको आंदोलन और 3 दिवसीय नहर रोको अभियान आदि जन आंदोलन चलाए गए। कुलान रक्षा संघ के संस्थापक केसी हेम्ब्रम, जंगल आंदोलन के पूर्व विधायक देवनाथ माझी, पूर्व विधायक मंगल सिंह लमाय, पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबंगा और पूर्व विधायक राधे सुमरे आदि ने भी ईजा डैम आंदोलन को समय समय पर बहुमूल्य योगदान दिया। 1986 में इच्छा करकई बांध विरोधी संघ के विरोध में चाईबासा में जनसभा आयोजित हुई थी। उक्त जनसभा में ऐसा सैलाब उमड़ा कि पुलिस प्रशासन को चाईबासा शहर को चारों दिशाओं से बैरिकेडिंग करना पड़ा था। उससे पूर्व ऐसी बड़ी जनसभा कोल्हान में कभी नहीं हुई थी और ना ही देखी गई थी। 1991 में गुजरात नर्मदा आंदोलन की उपज मेधा पाटकर का साथ संघ को मिला। 80 से 2000 दशक के बीच में महाराष्ट्र सुंदरवन के बाबा आमटे, अरुणाचल प्रदेश के सुंदरलाल बहुगुणा, भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर वंदना शिवा, भोपाल के शंकर गुआ नियोगी, प्रतिरोधी आदिवासी जन संगठन के तत्वाधान में, जिसमें मुकेश बिरवा जी और रमेश जराई जी साथ रहे थे, तत्वाधान में संघर्ष जारी रखा गया और इस तरह से कई राष्ट्रीय संगठनों और आपसी समन्वय से आंदोलन आज भी लगातार जारी है। अब अंत में आते हैं, इच्छा करकई बांध में सामाजिक मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा किस तरह से बनाया गया, उस पर मैं बात करता हूं। इसके बाद 90 के दशक में इच्छा करकई बांध
निर्माण का तत्कालीन बिहार सरकार करने लगी, लेकिन निरंतर विरोध विस्थापितों के सहायता हेतु विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आंदोलन जारी रखने के कारण सरकार फिर से रुक गई। 2000 के दशक में झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आई। केंद्र और राज्य में भाजपा सत्ता में काबिज हुई। केंद्र व राज्य सरकार और आपसी परस्पर समन्वय से इच्छा करके बांध निर्माण कार्य पटरी पर आया और निर्माण कार्य गति पकड़ने लगा। आगे चलकर इच्छा करके बांध को तत्कालीन सरकार द्वारा AIBP के तहत केंद्रीय परियोजना में शामिल किया गया। फलस्वरूप 139 करोड़ से शुरू हुई परियोजना बांध निर्माण कार्य की लागत 4000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए किया गया। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजातीय परिषद की उप समिति गठन किया और उप समिति के सदस्यों को इच्छा करके बांध स्थल और डूब प्रभावित ग्रामीणों में गांव में ग्राम सभा का आयोजन एवं विस्थापितों के संबंधित प्रतिवेदन समायोजित करने का निर्देश दिया। महामहिम राज्यपाल झारखंड के आदेश से कल्याण विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 2470 दिनांक 9/10/1914 द्वारा श्री चंपाई सोरेन तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री अध्यक्षता में पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में बनाए जा रहे इच्छा करके बांध से हो रहे विस्थापित जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित प्रभावित ग्रामों का ब्राह्मण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की उप समिति का गठन निम्नवत किया गया। श्री चंपाई सोरेन सदस्य विधानसभा सह आदिवासी कल्याण मंत्री अध्यक्ष बने। श्री दीपक बिरुवा सदस्य विधानसभा सदस्य बने। श्रीमती गीता कोड़ा सदस्य विधानसभा सदस्य बनी। सचिव जल संसाधन विभाग सदस्य बनाया गया। प्रशासक सोनरेखा सिंचाई परियोजना जिनको भी सदस्य बनाया गया। समिति ने दिनांक 11 अक्टूबर 2014 को स्थल अध्ययन किया तथा विस्थापित होने वाले जनजातीय समुदायों का मंतव्य को जाना तथा तमाम मामलों की समीक्षा के उपरांत समिति ने 16 अक्टूबर 1914 को 4 बिंदुओं पर इच्छा डैम को रद्द करने के संदर्भ में सामाजिक अंगक्षेपण के उपरांत समिति ने अनुशंसा किया, जिसमें पहला था जो रद्द करने का जो अनुशंसा किया था उसमें पहला था जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित नियमों अधिनियमों की अनदेखी कर बन रही इच्छा करकाई बांध को अविलंब रद्द किया गया। दूसरा था परियोजना हेतु अनधिकृत रूप से कृषि भूमि, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, नदी इत्यादि से अपना अधिपत्य हटाया जाए, साथ ही रैयतों को उनकी भूमि वापसी सुनिश्चित किया जाए। और तीसरा उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत राशि का खर्च प्रभावित 124 ग्रामों को उनके उत्थान के लिए खर्चा किया जाए। 124 ग्रामों के जनजातियों हितों की रक्षा के लिए शहादत देने वाले शहीद गंगाराम कलुंडिया के परिवार के आश्रितों को सम्मान एवं नौकरी दी जाए, और जिसमें उनकी बेटी को डीसी ऑफिस में अनुकंपा के तौर पे काम भी दिया गया था। 2014 को झारखंड सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद उप समिति द्वारा 16 अक्टूबर 2014 के लिए निर्णयों व 2016 की अपील संख्या 6125 झारखंड राज्य बनाम झारखंड CWC सोमा कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना कर 2019 में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को 970 करोड़ रुपए का टेंडर को स्वीकृति दिया तथा 2009 से 14 को झारखंड में हुई विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अवधि 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष थे तथा कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 2470 दिनांक 9 अक्टूबर 1914 के द्वारा तत्कालीन कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर इच्छा डैम को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं। 2014 विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है और इच्छा करके बांध का मामला फिर से लटक गया। उक्त विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुई और झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी श्री रघुवर दास
गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 2016 रघुवर दास सरकार द्वारा पोटका विधायिका श्रीमती मेनका सरदार को इच्छा करकाई डैम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक करने, अद्यतन स्थिति की जानकारी हासिल करने को कहा गया। चाईबासा परिसदन में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इच्छा करकाई डैम निर्माण कार्य जल्द शुरू की जाएगी। इसके विरोध में जमुमो द्वारा मार्च माह 2016 को रांची राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के उपरांत महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप 2014 में हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा जनजातीय प्रबंधन परिषद का हवाला देते हुए रद्द करने हेतु मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनवरी 2019 को मंत्री परिषद की बैठक का स्वयं अध्यक्षता करते हुए सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को के तहत 3 दशक से अधिक समय से लंबित इच्छा करकाई डैम कार्य को मंजूरी प्रदान की गई।